अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मुझसे इस दफ़ा लाइव शो में कहा गया कमेंट्स में कि आप अपनी भी स्टोरीज़ लाजमी शामिल किया करें हॉरर स्टोरी में। मुल्तान के बहुत सारे वाक़यात जो आप सुनाते हैं अपने रूम के हवाले से भी बहुत मज़ा आता है, उन्हीं में से कोई वाक़या सुनाए। तो मैंने लाइव में ही कहा था जी ज़रूर मैं शामिल करूँगा। तो वो जो मेरे मुल्तान के 2-3 घर थे जहाँ मैं रहता रहा हूँ, मैंने रोही टीवी को एज ए प्रोड्यूसर ज्वाइन किया था। कुछ अरसे बाद मैं प्रोडक्शन हेड बन गया था। सारी मामलात ऑफिस के मैं संभालता था कि प्रोडक्शन जितनी भी होती थी, प्रोड्यूसर सारे जो होते थे वो मेरे अंडर होते थे और मैं ख़ुद भी एक प्रोड्यूसर था, एंकर भी था कई प्रोग्रामों का, जिसमें से एक राज प्रोग्राम भी मेरा था और प्रोग्राम भी काफ़ी करता था। तो जितने भी रोही टीवी पे शो चले थे मुल्तान स्टेशन से, वो सबको स्टार्ट करने वाला मैं था। कोई एक शो भी ऐसा नहीं था जिसका पहला प्रोड्यूसर और एंकर मैं ना हूँ। मैं शो शुरू करता था एज ए एंकर, एज ए प्रोड्यूसर, और जब वो लाइनअप हो जाता था कैसे करना है, इसका पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ करके फिर किसी और के हैंड ओवर कर देता था। तो जितने भी शोज़ थे वो सारे मैंने किए थे। इस पर कोई आपको एंकर प्रोड्यूसर ये हल्फन दावा नहीं कर सकता कि उसका शो था, वो मानेगा इस बात को। मज़हर मलिक ने शुरू किया था। तो सारा दिन वहीं पे गुजरता था, फैमिली की तरह बन गए थे। कैमरामैन आसिफ इकबाल ने मेरा बहुत साथ दिया शुरू में, जब मैं नया गया था, टीम बनानी थी, कोई भी नहीं था स्टेशन पे। आसिफ इकबाल ने बहुत साथ दिया। उसके बाद फिर सब ने, सारी टीम ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। तमाम लोगों ने दिल से साथ दिया। दिन रात वहीं पे काम करते थे, 12-12 1-1 बजे तक वहीं रहते थे। सुबह गए, रात का पता ही नहीं है, 2 बज गए। खाना पीना, शरारतें करना, फ़न करना, गप मारना, हमारा ये था कि टाइम बहुत अच्छा गुजरे। तो उन्हीं दिनों में मैंने 2-3 घर बदले अपने, लेकिन जो मेरा लास्ट घर रहा है, जिसका एक कमरा मुसलसल मैंने जिनात के लिए बंद किया हुआ था। एक कमरे में मेरी अपनी रिहाइश थी, उसके साथ जो दरमियान वाला कमरा था वो किसी भी मेहमान के लिए था। आर्टिस्ट भी आके रहते थे, लड़कियां हों या लड़के हों, वो भी रह लेते थे जिनके पास रहने की जगह नहीं होती थी। और मेरी फैमिली वगैरह भी आती थी, दोस्त यार भी, वो भी उसी कमरे में रहते थे। और उससे आगे जो एक बड़ा कमरा था वो हर वक्त बंद रहता था, खाली था, वहाँ पे जिन्नात का बसेरा था। उस पर मैं पहले भी आपको स्टोरी सुना चुका हूँ। कई लोग इस तरह आए, मेरे मामू स्पेशली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, मामू इम्तियाज़, वो नहीं मानते थे इसको। मामू मेरा पीर बड़ा कामिल है, मैं नहीं डरता। मैंने कहा मामू अंदर लेके चलता हूँ। मैंने पहले भी ये बात सुनाई है। वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनको क्या था, उनका दिल सांस बंद हो गया था, डर गए थे, कहते नहीं यार बहुत खौफनाक है। ऐसे और लोगों के साथ भी वहाँ पे वाक़यात होते थे बहुत ज़्यादा। मैं अकेला सोता था, रोज़ रात को अकेला होता था। अक्सर कभी कोई गेस्ट भी आए होते थे या आर्टिस्ट जो ड्रामों में लड़कियाँ काम कर रही होती थी, कोई हमारा प्रोडक्शन हाउस था, उसमें हम ड्रामे भी बना रहे थे, वो अक्सर आके लड़कियाँ वहीं पर सो जाती थी। तो मुझे फ़ोन आता है मेरे इलाके से, राजनपुर से, फाजिलपुर मेरे शहर का नाम है, राजनपुर। एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक फ़ोन किया और दुआ सलाम के बाद कहते हैं यार काम पड़ गया तुमसे। मैंने कहा जी हुक्म कीजिए। कहते हैं फ़लाँ हमारे एक दोस्त हैं, आप उनको जानती हो? मैंने कहा जी मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा यार उन्होंने शादी की है, भला उनको शौक़ था, बीवी उनकी फ़ौत हो गई थी, ज़िम्मेदार है, बहुत अमीर बंदे हैं, ज़मीनें शमीनें, तो एक नौजवान लड़की से शादी कर बैठे हैं, तो उनके घर के मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो जिन्नात का, वो इस तरह का, बच्ची पे और इस तरह के मसले आ रहे हैं, तो यार तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। तो कहते हैं तुमने कब आना है उधर घर? मैंने कहा जी मेरा बन रहा है प्रोग्राम, तो मैं जल्दी इंशाल्लाह आजकल मैं चक्कर लगाने वाला हूँ। कहते हैं यार हम प्रोग्राम बना रहे थे, अगर तुम बुरा ना मानो हम तुम्हारे पास ही अगर डायरेक्ट मुल्तान आ जाएँ तो कोई मसला तो नहीं? मैं कहा जी मोस्ट वेलकम, आपका अपना घर है, आ जाएँ। उन्होंने कहा ठीक है हम रवाना हो रहे हैं, कल इंशाल्लाह आपके पास पहुँच जाएंगे और 2-3 दिन आपके पास रहेंगे, तो वो आपने हमारा मसला हल करना है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं हल कर दूँगा, क्योंकि उन दिनों में मैं राज प्रोग्राम करता होता था। बहुत ज़्यादा लोग जानते थे कि ये राज की इन्वेस्टिगेशन करता है, दायरा कड़ा करता है, बहुत सारी बातें इस तरह की पता थी। तो जो राज मैंने शुरू किया उससे पहले रूहानियत से मेरा ताल्लुक़ था, ये याद रखिएगा। मैंने पहले शो में अपना दायरा कड़ा खुद किया था और हमारे एक, मैं तो उनको अच्छे नाम से पुकारता हूँ, मंसूर साहब थे, उन्होंने मुझसे लड़ाई इस बात पे की थी कि तुम अपना दायरा कड़ा क्यों करते हो? मैंने कहा जी शो का प्रोड्यूसर और एंकर मैं हूँ और पहले दिन से मैं अपना दायरा कड़ा कर रहा हूँ, आपको मैंने नहीं कहा कि आप मेरा दायरा कड़ा करें। तो इस बात पे आपकी नाराज़गी नहीं बनती, उनको एतराज़ हो गया था इस बात पे। खैर ये टॉपिक नहीं है।
तो मैं इसलिए करता था, मेरे पीछे उस्ताद थे और मेरे उस्ताद ने मुझे फ्री हैंड दिया था। मैं शो में भागता था आगे, कि जुनून था मेरे अंदर, तो वो मुझे रोकते भी थे मंसूर साहब, मज़हर आगे ना जाया करो, आगे ना जाया करो। वो मैं काट देता था अक्सर, कि लगा भी दिया एक दो दफ़ा, नाराज़ हुआ कि क्यों लगाया। मैंने कहा इसलिए मुझे आप शो नहीं करने दे रहे हो यार, मेरा शो है, मैं एंकर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, आगे नहीं जाना तो मैंने फिर शो क्यों किया। ओ यार तुम्हें नहीं पता, ये मखलूक घर तक आ जाती है, यूँ कर देती है। मैं कहा मैं नहीं डरता, मेरा ये पैशन जुनून तब से है। बहरहाल तो क्योंकि मैं अब भी इन्वेस्टिगेशन करता रहता हूँ, रातों को निकलता हूँ, बाखुदा रातों को निकलता हूँ, दूर दूर जाता हूँ। ये जिनात मेरी कमज़ोरी है। स्टोरी सुनते हुए आप देखते हैं मैं अकेला बैठा हूँ इस वक्त कमरे में, कोई ना कोई ठा ठू हो जाएगी, डराते हैं ये। वो लोग जी मेरे घर पहुंच गए, लेकिन मैं ऑफिस में था। उन्होंने कहा जी हम तो आ गए हैं, किधर? मैंने कहा जी मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, चाबी आपको पकड़ा जाता है, आप लॉक खोलिए, ऊपर जाइए, वहाँ पे खाना पीना ये वो सब कुछ अवेलेबल है, एसी चलाइए, सुकून से रहिए, कोई टेंशन नहीं। मैं हो सकता है रात को जल्दी आ जाऊँ या रात को लेट आऊँ, आज काम है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। वो आ गए और मैं अपने ऑफिस काम करता रहा, उनका मेरा राब्ता रहा, वो रहे, खाया पिया, कोई ईजी थे वो घर में। तो मेरा फ़ोन पे राब्ता था। मैंने उनको कहा जी मैं आज लेट हो जाऊंगा, आज काम बहुत ज़्यादा है, जाना है शो, तो उसकी वजह से फंसा हुआ हूँ, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं रात को लेट आऊँगा और मैं आके सो जाऊँगा, मुलाकात नहीं हो सकेगी। आप लोग किस वक्त सोते हैं? उन्होंने कहा यार हम तो 10-11 बजे वाले लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 हम तो सो जाएंगे। मैंने कहा फिर आप सो जाइए, मैं लेट आऊँगा। मैं रात को सही मुझे याद नहीं है 12 या 1 था, इनमें से एक टाइम नहीं, 1 या 2 था। मैं तकरीबन 1 बजे के करीब का टाइम था, मुझे जो याद आता है। वो आते हम तो भूलना भी शुरू हो गई हैं। मैं पहुंचा और मैं सीधा अपने कमरे में गया और कुंडी मैंने नहीं लगाई। मे बी उनको किस चीज़ की ज़रूरत हो या आना चाहेंगे, नॉक कर देंगे मेरी, ताकि उनसे बात हो जाए, वरना मैं लॉक करके सोता था रूम को। और मैंने जाते ही अपना कपड़े चेंज किए, सोने वाला लिबास पहना, स्लीपिंग सूट पहना और अपने बेड पे चला गया और मैं कहा मैं सो जाऊँ। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो वो सारे सो रहे थे, लाइटें वगैरह ऑफ थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया कि कहीं वो जाग ना जाएं और मेरी वजह से उनकी आँख ना खुल जाए। मैं अपने बिस्तर में लेट गया और एसी चला लिया, या पता नहीं सर्दियाँ थी, ये भी मुझे सही याद नहीं है, अल्लाह बेहतर, मतलब गर्मियाँ थी या सर्दियाँ थी, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। क्योंकि मुझे ये याद है मैंने रज़ाई ली थी ऊपर, मोटी वाली नहीं, पतली वाली एक, ये शायद ठंडा मीठा मौसम था। मैंने रज़ाई अपने ऊपर ले ली और करवट दूसरी तरफ ले ली, यानी मेरी कमर दरवाजे की तरफ थी। जो मेरे रूम का दरवाज़ा था, एक साइड पे वॉशरूम था और कोने पे रूम का दरवाज़ा था, और मैंने करवट ली और मैं सोने के लिए लेट गया। अभी आंखें बंद थी और अभी नींद नहीं आई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरा दरवाज़ा खुला है। खामोशी होती है रात को, जब पंखे वगैरह ना चल रहे हों, इस तरह ना हो, तो वो एक शोर सा पैदा होता है। तो वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ही, तो मैं एकदम से, अभी सोया तो नहीं था, करवट ही ली थी, मैंने एकदम से वापस मुड़ा और देखा कि क्या दरवाज़ा खुला है। तो बिल्कुल सामने दरवाज़ा खुला था। मैं एकदम से चौंक गया कि उनमें से शायद कोई आया है देखने के लिए कि मैं जाग रहा हूँ या सो गया हूँ, शायद बात करना चाह रहे होंगे मुझसे। तो मैंने देखा दरवाज़ा खुल गया है, तो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब किसी ने खोला है दरवाजे को। और मैं कहा जी कौन है, आ जाए अंदर, कोई बात नहीं आ जाए। तो कोई भी अंदर ना आया और ख़ामोशी रही। तो मैंने कहा यार दरवाज़ा खुला है, कोई आ क्यों नहीं रहा। तो फिर मैंने दूसरी दफ़ा कहा, मैं कहा जी अंदर आ जाएं, कोई मसला नहीं। तो एक दिखा, सराइकी में मैं बोल रहा था, तो एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन कोई 3-3.5 साल होगी, वो बच्ची ने ऐसे झांक के अंदर देखा और दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। मैं एकदम चौंक गया कि कोई बड़ा पीछे आया होगा, उसके साथ ये बच्ची भी आ गई है। तो मैंने उसको देखा और बड़े की तरफ ऊपर देखना शुरू हो गया, कोई ऊपर बड़ा भी खड़ा होगा, पर बड़ा कोई भी नहीं है, वो बच्ची है। तो मैं चौंक गया और मैं एकदम से उठ के बैठ गया कि ये छोटी बच्ची है और ये क्या सीन है। उस बच्ची ने मुझे दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हुई, थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था उसने, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के मुझे देखा। मे बी उम्र मुझे इसकी 2.5 साल से 3 साल के दरमियान में उसकी उम्र थी। वो गर्दन ना टेढ़ी करके, मुझे आज भी आते, वो गर्दन टेढ़ी करके ना मुझे देख रही है।
और मुझे जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये बच्ची अकेली है, इसके पीछे कोई नहीं आया, इसको नींद नहीं आ रही और ये उठ के आ गई है और शायद बच्ची है, दरवाज़ा खोल लिया, उसको शायद अंदाज़ा था कि कोई बाहर से गुजरा है, लाइटें शाइटें ऑन हुई हैं तो ये बाहर निकल आई है। तो मैंने उससे कहा बच्चे आ जाओ आ जाओ। मैंने उसको प्यार से बुलाना शुरू हो गया कि कोई मासूम बच्ची है तो ठीक है, इसके ज़रा फ़न करते हैं, गपशप करते हैं, शरारत करते हैं। तो मैं उसको बुला रहा हूँ आ जाओ आ जाओ। मैंने उसको 2-3 दफ़ा कहा कि आ जाओ, तो वो नहीं आई। तो मैं इस अंदाज़ में आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठना शुरू हो गया कि जाके इसको लेके आता हूँ। मैं जैसे ही उठने के लिए मैंने पाँव नीचे रखे, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी वो बाहर चली गई दरवाज़ा बंद करके। मैंने कहा नहीं, ये शायद अंदर नहीं आना चाह रही। नहीं तो अगर वो नहीं आना चाह रही फिर बुरी बात है, मुझे नहीं उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब आपके साथ मानूस ना हों तो वो डर जाते हैं। अब मैं लेट गया हूँ और थका हुआ था बहुत ज़्यादा, सारे दिन का काम किया हुआ था और बच्ची को देख के मैं थोड़ा सा इस तरह हो गया था कि बच्चे मेरी हमेशा कमज़ोरी रहे हैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ छोटे बच्चों से, बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए हमेशा मैं टॉफ़ियाँ लेके रखता हूँ। आज भी मेरे रूम के अंदर बेइंतहा चॉकलेट्स रखी हुई हैं, टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं टूटू के लिए। और टूटू के लिए मैं रोज़ाना जब भी मार्केट जाऊँ खाली हाथ नहीं आता, खिलौना मेरे हाथ में होता है, उसके लिए मैं खिलौना लेके आता हूँ। बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। तो जब वो चली गई तो मैंने दराज खोला, मैंने कहा यार कोई टॉफ़ी शॉफ़ी निकालता हूँ और इसको ना टॉफ़ी की ऑफ़र करता हूँ, ये अंदर आ जाएगी। अगर ये आई तो कुछ देर में वेट करता रहा, दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कहा मेरे ख्याल में नहीं आना चाह रही, वापस चली गई। मैंने टॉफ़ी उठा के वो साइड टेबल जो होती है बेड की उसके ऊपर रखी और मैं दोबारा लेट गया। और अब शायद मैं इस तरह लेटा कि मुझे नींद आ रही थी। पहले तो मैं अभी जागा ही था, अभी लेटा ही था, नींद नहीं आई थी, लेकिन अब मैं जब सोया था तो मुझे कुछ नींद आ रही थी। मैं थोड़ी सी गहरी नींद में गया था, कंप्लीट नींद में नहीं गया था कि दरवाज़ा बाहर से नॉक हुआ, टक टक टक। मुझे नींद में महसूस हुआ जैसे दरवाज़ा नॉक हो रहा है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोली, लेटा रहा। तो फिर दोबारा थोड़ी सी ज़ोर से दरवाज़ा नॉक हुआ, टक 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 टक। फिर मेरी आंख ऐसे खुल गई कि यार क्या हुआ है, दरवाज़ा खुला है, क्या हुआ है। और जब आंख खुली है तो उस वक्त दोबारा से मेरे सामने दरवाज़ा टक 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 नॉक हुआ है। तो मैंने एकदम दरवाजे की तरफ देखा है कि दरवाज़ा कौन नॉक कर रहा है। तो उसी वक्त दरवाजे को दोबारा खोल दिया गया। और जैसे ही दरवाजे को खोला गया तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वही बच्ची अब दोबारा दरवाजे को खोल रही थी। और मैंने कहा यार ये फिर आ गई है बच्ची, मैं तो नींद की तरफ जा रहा था। अच्छा इट्स ओके। मैंने जल्दी से वो टॉफ़ी उठाई उधर से और मैंने उसको यूँ इशारा किया, आ जाओ ये टॉफ़ी ले लो। अब वो बच्ची मेरी तरफ देख रही है और टॉफ़ी की तरफ देख रही है। मैंने उसको 2-3 दफ़ा टॉफ़ी की ऑफ़र की। उसने एक दफ़ा छोटा सा बच्चों का जिस तरह हाथ होता है क्यूट सा, ऐसे थोड़ा सा हाथ आगे किया, फिर उसने वापस कर लिया जैसे डर गई हो। हाथ उसने थोड़ा सा आगे किया, वापस कर लिया जैसे डर गई हो। मैंने कहा ओके मैं आ रहा हूँ, एक रुको मैं आपको देता हूँ। और मैंने जैसे उठने की कोशिश की, इस दफ़ा खड़ी रही और मैं जैसे उठ गया और मैंने जूते पहन लिए, चलने लगा, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्योंकि मैं उठ चुका था, जूते पहन चुका था। मैंने कहा यार चलो बाहर जाके इसको टॉफ़ी पकड़ाता हूँ, शायद ले ले और इसको कहूँ सो जाओ। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर आके झांका तो वो शायद कमरे में चली गई थी, क्योंकि दरवाजे के साथ ही एक और बेड का दरवाज़ा था। तो वो कमरे में चली गई थी और वो नहीं थी। मैंने कहा मेरे ख्याल में वो चली गई है, चलें फिर। अब बुरा लगता है, अब मुझे नॉक नहीं करना चाहिए, फैमिली सो रही होगी, वो सारी फैमिली आई हुई है। खैर जी मैं वापस आया बिस्तर पे और मैं आके सो गया। उसके बाद कोई एक्टिविटी उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, कुछ नहीं किया और मैं अपना सुकून से सो गया। सुबह मैंने जाना था ऑफिस और लाइनअप थी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उन दिनों में प्रोडक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, सारा बर्डन मेरे ऊपर था, मैं हेड ऑफ प्रोडक्शन था। तो ड्राइवर की कॉल आ गई कि सर आपको लेने आ रहे हैं। मैंने कहा बस यार पहुंच जाओ। तो सुबह ही सुबह याकूब साहब थे। मैं बस जल्दी से तैयार श्यार हुआ, शावर लिया, रेडी हुआ और नाश्ता मैं ऑफिस में करता था, क्योंकि मेहमान थे इधर। मैंने इसलिए नहीं किया कि यार जल्दी पहुँचना था, इनके लिए नाश्ता मैंने कहा भिजवा दूँगा। तो याकूब साहब आ गए, मैं उनके साथ चला गया, ऑफिस चला गया। जब उठे उन्होंने कहा जी आप चले गए। मैंने कहा जी मेरी एक वो जरूरी थी, आप लोग नाश्ता क्या करेंगे। मैंने उनके लिए नाश्ता वगैरह भिजवा दिया, जो कुछ भी था। दिन को मैंने कहा मैं चक्कर लगाऊंगा। तो मैं दिन को घर पहुंचा ऑफिस से उनसे मिलने के लिए,
और वो जो मेरे रेफरेंस से, जो मेरे जानने वाले थे जिन्होंने मुझे कॉल की थी, नाम मैं किसी के न लूँगा, और वो मिले और बड़े प्यार से इन्हमाक से मिले, उन्होंने मिलवाया एक साहब से। वो एजड थे, उनकी एज होगी कोई तकरीबन 55 साल के करीब उनकी एज थी, और देहाती टाइप के बंदे थे, चौधरी टाइप से बंदे से। कपड़ों से लगता था कि वो रिच फैमिली से हैं, बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए थे। 50-55 के करीब की उनकी एज होगी, और बहुत अच्छी तरीके से मिले और बैठ गए मेरे कमरे में आके बैठ गए वो साहब, और वो जो चौधरी टाइप से थे वो आके बैठ के गपशप करते रहे। उन्होंने कहा जी मामला ये है जिसके लिए हाज़िर हुए हैं, इनकी बच्ची है जी, उसके ऊपर हाज़िरी होती है जिसकी वजह से माँ बड़ी परेशान होती है, माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। माँ पे हाज़िरी तो नहीं होती, उसकी तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, और अजीब से उसके मुंह से आवाज़ें निकलती हैं। बच्ची के साथ बहुत मसला आ रहा है, बच्ची डरी है किसी जगह से या पता नहीं क्या हुआ है, जिसकी वजह से ये है कि बच्ची के साथ शदीद मसला, नींद में झटके लगते हैं इसको, और ऐसे लगता है इसके हाथ पाँव मुड़ गए हैं, और अजीब सी इसकी हालत हो जाती है। मैं कहा जी ठीक है, एक काम करें, आप मुझे बच्ची दिखा दें, अभी तो मैं नहीं पढ़ सकता, मैं सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ, भाई खाना पीना क्या है ये पूछने आया हूँ। शाम को इंशाल्लाह मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो आज शाम को हम बैठेंगे और इंशाल्लाह ये सारा मैं देखूँगा, बच्ची आप ज़रा ले आएँ। तो वो साहब के वालिद जो थे बच्ची को लेके आए, उसकी उम्र होगी कोई 5 साल के ऊपर नीचे थी, 4.5 साल होगी, 5 साल होगी या 5.5 साल होगी। बच्ची लेके आए तो मैंने उस बच्ची को देखा और उसको थोड़ा सा गपशप की और उसको देखा। मैंने कहा ठीक है, मैंने देख लिया, हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मैं रात को आऊँगा तो रात को मैं ये देख लूँगा। तो खाने पीने का क्या प्रोग्राम है, बाकी गपशप हुई। मैंने कहा यार आप बेफिक्र हो जाएं, जब आपको मैंने कह दिया मैं पढ़ाई करके बच्चे ठीक कर दूँगा तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। मैंने उनके साथ गपशप की, ऑफिस चला गया, काम शाम किया, और मैंने कह दिया प्रोड्यूसर्स को कि यार आज मैं जल्दी चला जाऊँगा, मेरे मेहमान आए हुए हैं, तो आप बाकी मामला देख लीजिएगा। फ़हीम नियाज़ी होते थे, और एक और उमर काकड़ मेरा असिस्टेंट होता था। वो वैसे प्रोड्यूसर था लेकिन मेरे साथ अटैच था। फ़हीम नियाज़ी और उमर काकड़, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उमर काकड़ अल्लाह को प्यारे हो गए यंग एज में हार्ट अटैक से। तो उनके मैंने काम ज़िम्मे लगाया, और उसके बाद मैं घर आ गया। आते ही मैंने वज़ू किया, तैयारी की, पानी बैठ के पहले दम किया, और जो एक एहतमाम करना होता है कि वो मैंने सारा एहतमाम कर लिया। तो वो कहते हैं कि जी हुक्म करें, क्या क्या चाहिए। मैंने उनको जो जो करना था, कुछ चीज़ें स्किप करूँगा क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर कहानी है, मकसद आपको स्टोरी सुनाना है। बच्ची को लेके मेरे रूम के अंदर आ गए तो वो साहब बोले कि इनकी मैं माँ को बुला लूँ। मैं कहा जी मुझे तो कोई, अच्छा हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम चलता है, याद रखिएगा, सराकी बेल्ट है, वहाँ पे ख़वातीन नकाब करके रखती हैं, सिर्फ आंखें ओपन होती हैं, बाकी पूरा चेहरा उन्होंने ढांप रखा होता है। तो मुझे कहते हैं जी इसकी माँ को बुला लूँ, क्योंकि मैं नहीं कह सकता उनको कि माँ को बुलाएं, क्योंकि जब आपका इलाका हो ना, आपके इलाके के लोग हों, सराकी कल्चर हो, तो आप उनको नहीं कह सकते इस तरह। वो ख़ुद से बुला लें तो उनकी मर्ज़ी है। मैंने कहा जी बिल्कुल बुला लें, क्योंकि अगर बच्ची को पकड़ने का मामला है मैं नहीं पकड़ सकता, हाज़िरी होगी, कुछ भी हो गया तो या बाप पकड़ेगा या माँ अगर बेहतर संभाल सकती है तो माँ संभालेगी। उन्होंने कहा जी माँ को भी बुला लेते हैं। मैंने कहा जी फिर एक काम करें, और तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बस माँ है, बच्ची है, उसी कमरे में ही चलते हैं। मैं कहा जी चलें उधर ही चलते हैं, क्योंकि मैं वो एक्सरसिज्म जो करना चाह रहा था, जो एक हाज़िरी होती है कि इधर मेरे ही कमरे में कर लेते हैं। तो उस कमरे में उनकी वो माँ थी और उनकी छोटी बहन थी जो रात को मेरे साथ आई थी। तो मैंने कहा जी उधर ही फिर चलते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है। दरवाज़ा खोल के हम उसी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कहा जी एक मिनट मैं उनको ज़रा कह दूँ, अपनी बेगम को सा के कह है। मुझे कहते हैं जी आ जाए। बच्ची को पास ले गए थे, मैं और वो साहब जो थे, उनका नाम मैं रख देता हूँ, फ़र्ज़ी नाम खालिद, मिलता जुलता नाम था, मैं उनका खालिद नाम कर सकता हूँ। खालिद साहब ने कहा कि मलिक साहब आ जाएं। मैं कहा चलें जी। वहाँ पे हमें मलिक साहब कहते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कास्ट हमारी भुट्टा है, मलिक जो है ना वहाँ पे जिस तरह रेस्पेक्ट में बोलते हैं ना, ये जी चौधरी साहब हैं, ये सरदार साहब हैं, ये फ़लाने साहब हैं, तो वहाँ पे मेरे शहर में मलिक साहब उसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो ये मेरा खिताब नहीं है जी, मैं तो बहुत मज़हर भी नहीं, मैं तो अपना निकनेम MZ कहलवाता हूँ। मुझे कोई ये मलिक बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन वालिदैन की वजह से, जिस फैमिली से ताल्लुक़ है, तो उसकी वजह से मलिक साहब कहते हैं। तो वो मुझे लेके गए और उस कमरे में वो एक बहन बैठी थी, वो उनकी जो वाइफ थी यंग एज की थी, वो मुझे उनको देखते ही अंदाज़ा हो गया। उन्होंने बहुत सी एक लंबी सी चादर ली हुई थी, लपेटी हुई थी नकाब के लिए, और मुंह छुपाया हुआ था, दुबली पतली सी वो लड़की सी थी।
और मैंने जाके सर नीचे रखा। मेरी फैमिली को हमेशा गिला मुझसे रहा है, कोई शादी हो, इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, जहाँ पे भी हो, तो जो रिश्तेदार होते हैं वो पर्दा नहीं करते, बाकी ख़वातीन पर्दा करती हैं। तो जब मर्दों ने अंदर जाना हो ना, मुझे जाना पड़ जाए, मुझे मौत नज़र आती है, मेरा सर नीचे झुक जाता है, मैं ऊपर आंख उठा के नहीं देखता कि कोई किसी ने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगा, कितना घटिया है, सबको ताड़ रहा है। नो, मैं आंखें नीचे रखता हूँ। मेरी दोस्त बहुत रही हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत लड़कियों से दोस्ती रखी है, गलत कभी भी नहीं, लेकिन आंख उठा के नहीं देखता मैं किसी को। और मैं इस तरह, और मुझे गिला भी मिला ज़िंदगी में इस चीज़ का कि तुमने सलाम भी नहीं किया। मैंने कहा जी मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं माफ़ कीजिएगा, जब ख़वातीन ज़्यादा बैठी हों तो मैं सर नीचे झुका के चलता हूँ कि किसी को देखो ना, इसलिए दिल से माजरत। तो मैंने जाते ही अंदर उनको नीचे सर झुकाया हुआ, उनको सलाम किया और बस एक निगाह पड़ी उन पर, उनका चेहरा नहीं देखा कि लड़की सी हैं, और मैं बैठ गया। और बच्ची को मैंने कहा आप अपने बहन पास बिठा लीजिए और अगर मसला हो तो आप इसको पकड़िएगा, जो मैं आपको गाइड करता है जो आप करते जाइएगा। उसने कहा ठीक है। बच्ची बैठ गई और सामने एक पानी का जग रख लिया गया, उसके ऊपर पानी मैंने ऑलरेडी दम किया था, पढ़ के उसको मैंने रख लिया। और वो साहब जो खालिद साहब थे, ये मिलता जुलता उनका नाम है, वो भी बैठ गए देखने के लिए। वो भी पहली दफ़ा देख रहे थे कि जी सराकी में इसको कहते हैं। मुझे उन्होंने कहा था भोपू, क्या आप भोपू हो? यार भोपू का काम है, मुझे भी नहीं पता था भोपू किसको कहते हैं, मैं खुद सराकी हूँ। तो मैंने कहा यार वो क्या होते? कहते हैं वो यार जो पढ़ गोड़ कर ना। ओ, मैंने कहा कि जो पढ़ते हैं, जो रूहानियत करते, कहते हाँ हाँ वही। तो अब मैंने पढ़ना शुरू किया। वो बच्ची बैठी है, उसके पीछे उसकी माँ बैठी है, इस साइड पे वो खालिद साहब बैठे हैं, इस साइड पे उसका बाप बैठा है। खालिद साहब जो काफ़ी दूर हो के बैठे हैं, उनका घरों में आना जाना था, वो शायद उनसे तो पर्दा नहीं करती थी, लेकिन मुझसे अभी उन्होंने पर्दा किया हुआ था। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं पढ़ता गया। मैंने डोरी बना के रखी हुई थी ब्लैक कलर की कि बच्ची को बांधने के लिए। मैं पढ़ता गया, पानी पे दम करता गया। थोड़ी देर के बाद बच्ची ने ना आंखें इस तरह कर ली कि मुझे ताड़ के बैठ गई, और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था पहले दिन ही इसको देख के। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब मैं उस कमरे के अंदर गया था ना, वो उनकी छोटी बेटी नहीं थी, इधर उधर थी। ये क्या था? मेरा था कि उससे मिलूंगा, चलो जब मुझे उधर लेके जा रहे हैं, चलो उससे दुआ सलाम करूंगा, उसको हाथ मिलाऊंगा, जिस तरह प्यार करता हूं। तो उसके लिए मैं अपनी जेब से टॉफियां भी ले गया था कि उस कमरे में, जब उन्होंने कहा जी उस कमरे में चलते हैं, तो जब उन्होंने कहा ना उस कमरे में चलते हैं, मैंने कहा यार वो बच्ची भी होगी, उसको टॉफियां दूंगा। मैंने चीज़ें पकड़ के ना जेब में रख ली, जीन्स की जेब में, कि वो होगी तो उसको मैं ये चीज़ें दूंगा। और जब मैं अंदर गया तो वो बच्ची बाथरूम में थी या किसी के साथ बाहर गई थी या क्या हुआ था वो नज़र नहीं आई। तो मैं इसलिए पढ़ने बैठ गया और मैं पढ़ता गया, और थोड़ी देर के बाद बच्ची के अंदर हाज़िरी हो गई। बच्ची के अंदर बाकायदा हाज़िरी हो गई इस अंदाज में कि उसके हाथ पाँव मुड़ गए, और उसके जब हाथ पाँव मुड़ गए, उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैंने उसकी वालिदा से कहा इसके हाथों से पकड़ लीजिए। वो अब पानी को फेंकना चाह रही थी, हाथ मार रही थी, बात पर मुड़े हुए उसके हाथ थे, जग को फेंकना चाह रही थी। मैंने कहा इसको पकड़िए। तो उसके वालिद आगे हुए, मैं कहा हाँ आप भी पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं। एक साइड पे वालिद ने पकड़ लिया और एक साइड पे वालिदा ने पकड़ लिया, और मैंने पढ़ता गया यहाँ तक कि वो भरपूर उसमें आ गई, हाजिरी हो गई, और मुझे समझ लग गया कि मामला क्या है। और उसके बाद मैं पढ़ता रहा। मुझे समझ लग गया कि ये जो इसके अंदर है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस तरह की नहीं है, ये जो भी इसको निकालना मेरे लिए आसान है, ये मैं फ़ौरन समझ गया था। तो मैं पढ़ता रहा, और पढ़ने के बाद मैंने फिर पानी उठाया, उसके छींटे मारने शुरू हो गए, वो बच्ची चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। वो बच्चों के हवाले से ज़रा इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, जो कुछ भी था मैंने स्किप कर रहा हूँ, यानी कि नहीं बता रहा। खैर करते करते बच्ची को मैंने कवर किया, और उसी के दौरान उसकी माँ को भी झटके लग गए कुछ। उसकी माँ भी अजीब से झटके मारनी शुरू हो गई, और उसने छोड़ दिया बच्ची को। तो बाप ने दोनों हाथों से पकड़ लिया, माँ को भी ऐसे झटके लगने शुरू हो गए। तो मेरा फोकस बच्ची पे ही था, लेकिन मैंने माँ को देख लिया था, इसको झटके लग रहे हैं, ये क्या मामला है। खैर करते करते बच्ची को मैंने कवर किया आहिस्ता आहिस्ता। बच्ची की हालत वो हो गई, बाप बिल्कुल आगे आ गया, उसने बच्ची को पकड़ लिया और बच्ची को उसने कवर किया हुआ। मैं पढ़ता रहा, उसके ऊपर छींटे मारता रहा, मैं बोलता रहा, जो भी है। बहरहाल उसको मैंने इस अंदाज में किया, वो निकल गया बच्ची के अंदर से। बच्ची के फ़ौरन गिर गई बाप की गोद में, और मैंने कहा जी बेफिक्र हो जाए, बच्ची ठीक हो गई है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। मैंने उसके हाथ पे कहा ये डोरी बांधे, बच्ची के हाथ पे डोरी बांध दी, और उसके बाद बैठे रहे। और माँ को झटके लग रहे थे, उसको मैंने देख लिया माँ के साथ कोई मसला है, और बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद तो वो मामला तो असल में अभी शुरू हुआ था,
मामला ख़त्म नहीं हुआ था, जिन निकल गया था बच्ची से, लेकिन असल मामला अब शुरू हुआ था। क्योंकि जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई, बच्ची ठीक हो गई, और बच्ची को थोड़ी देर के बाद मैंने कहा अब इसको होश में लाएं। बच्ची को जब होश में लाया, क्या बच्ची ऐसे उठ गई और थोड़ी सी नॉर्मल आंखें खोल गई, ये हुआ। मैंने जेब से वो टॉफ़ियाँ जो छोटी के लिए लाया था उसके लिए निकाल के कहा, मैंने कहा बच्चे ये खाओ, ये लो। तो मेरी तरफ देख रही है, उसका बाप कह रहा है ले लो बच्चा ले लो। तो मैंने कहा लो बच्चे, उसको प्यार कर रहा हूँ, उसने हाथ बढ़ाया आगे ले लिया। मैं कहा खाओ, उठो, उठ के बैठो मेरा बच्चा। उठ के बैठ गई। मैं ऐसे उससे बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई। और बाप कह रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो लग रहा है ठीक है। मैंने कहा आपकी छोटी बेटी कहाँ है? कहते हैं जी छोटी बेटी क्या मतलब? मैंने कहा वो जो आपकी कोई है 2.5-3 साल 3.5 साल की कोई होगी छोटी सी बच्ची, वो किधर है? कहते हैं जी हमारी तो एक ही बेटी है, यही तो बेटी है जिसके लिए हम आए हैं। मैंने कहा आपकी कोई और बेटी नहीं है? कह रहे हैं जी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा आप कौन कौन आए हैं यहाँ पे, कोई और भी आया आप लोगों के साथ? खालिद साहब बोलते हैं मदर साहब नहीं, मलिक साहब। मदर साहब नहीं कहते, मलिक साहब कहते हैं वो लोग। मलिक साहब यही है हम लोग, मैं आया हूँ। और उनका नाम लिया चौधरी साहब का, ये है उनकी बीवी है और ये एक इनकी बच्ची है, और तो कोई नहीं है। अच्छा, मैंने कहा तो कल कोई आपके साथ और कोई नहीं आया हुआ था? कहते हैं नहीं कल कोई भी नहीं आया था, बस यही थे, हम कमरे में यही सो रहे थे। मैं कहा ओके ओके ठीक है। अब जब ये बात हो गई तो मैं एकदम से वो हो गया कि ये क्या कह रहे हैं, ये बच्ची ये है जिसका मैंने इलाज किया है, तो वो कौन थी जिसने रात 2 दफ़ा दरवाज़ा खोला है, दरवाजे को नॉक किया है? उसकी शक्ल, क्योंकि कमरे में जो मैं सोता हूँ घुप अंधेरा नहीं करता, ग्रीन कलर का मैं लाइट लगा के सोता हूँ, हमेशा से मेरी आदत है। ग्रीन, अभी भी एक लाइट वाइट लगी हुई है, ग्रीन अभी भी जल रही है। ग्रीन बिल्कुल लाइट सी होती है, मेरे कमरे में जलती है हमेशा। तो वो ग्रीन लाइट थी जिसमें मैंने उस बच्ची को क्लियर देखा। बाहर क्योंकि सहन की वो जो लाइट थी वो जल रही थी, तो वो मुझे बच्ची क्लियर नज़र आ रही थी, लेकिन इतनी क्लियर भी नहीं क्योंकि वो दरवाजे के थोड़ा सा आगे की तरफ आई हुई थी। उसका कद और उसकी शक्ल से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि एक छोटे से, जिस तरह देहात की छोटे शहर की लड़की होती है, उसी तरह के कपड़े और उसी तरह की थी। अब मेरे लिए ये था कि वो फिर लड़की कौन थी, ये क्या माजरा है? मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया। मैंने खालिद साहब को बुलाया, बातें बहुत नहीं वहाँ पे बैठे। मैंने कहा चलें जी आप खालिद साहब, मैं उधर ज़रा बैठता हूँ, आप उधर आ जाएं। खालिद साहब को मैंने बुला लिया। उनके जो मियाँ बीवी थे उनको कहा जी आप ज़रा बच्ची के साथ रहें। चौधरी साहब को मैंने कहा आप बच्ची के साथ बैठें ज़रा, और बच्ची की ज़रा देखभाल करें ज़रा, खालिद साहब मैं गपशप करते हैं। कहते हाँ जी। खालिद साहब उठ के मेरे साथ आ गए और मैं बैठ गया। मैंने उनसे कहा खालिद साहब एक बात तो बताएं। कहते हैं हाँ। मैंने कहा आप में आपके साथ और कोई भी नहीं आया रात? कहते हैं नहीं। कहते बात क्या है? मैं ऐसे उलझा हुआ था। यकीनन सी बात है कि ये नॉर्मल बात मेरे लिए भी नहीं थी, मैं उलझ गया था बहुत ज़्यादा। मैं कहा पहले मैं कंफर्म कर लूँ चीज़ें, फिर आपको बताऊंगा, एक और बात आपसे पूछनी है। कहते हैं हाँ बोलें। मैंने कहा इनको कब से जानते हैं? कहते हैं यार बड़ा प्यारा ताल्लुक़ है, ये शादी भी मेरे सामने हुई है। इनकी पहली बीवी जो है वो फौत हो गई थी, उससे भी बच्चे हैं इनके माशाल्लाह। लेकिन सब ने मशवरा दिया कि यार इतनी ज़मीनें इतनी जायदाद हैं, बीवी के बगैर कैसे गुजारेंगे, शादी कर लें। तो घर वालों ने बड़ी नौजवान सी इनकी बीवी है, तो एक यंग लड़की से इनकी शादी कर दी। 24-25 साल, 24 साल के 23-24 साल के करीब उसकी उम्र है। तो शादी कर दी और उनसे कि इनकी बेटी भी है। मेरा इनके घरों में आना जाना है और मुझसे ये पर्दा नहीं करती क्योंकि ये शादी सारी मेरे सामने हुई है, मैं इनका भाई बना हुआ हूँ। और जो इनकी पहली वाइफ थी वो भी मुझसे भाभी पर्दा नहीं करती थी। इनके बच्चे भी मुझे वाले साहब का बेस्ट फ्रेंड जानते हैं, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो घरों में आना जाना है, हम दोनों फैमिलीज़ के घरों में आना जाना है, पर्दा हम एक दूसरे से नहीं करते। यानी जब करीब क्लोज़ ताल्लुक़ बन जाता है, बहुत करीबी ताल्लुक़ बन जाता है, तो वहाँ पे लोग एक दूसरे से पर्दा करना छोड़ देते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि बहुत करीबी ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा जी मेरा करीबी ताल्लुक़ है। मैंने कहा खालिद साहब मुझे ये बताइए भाभी के साथ कोई मसला है? कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा इनके साथ भी कोई मसला है? कहता है यार हाँ तबीयत ख़राब होती है मलिक साहब इनकी, बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन कभी कभी ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है। तो शादी से पहले ठीक थी लेकिन अब आके कहती हैं कोई डरी हैं या क्या, तबीयत ख़राब होती है लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होती, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कहा अच्छा ओके।
मैं खुद से कोई बात नहीं करना चाह रहा था। जो मेरे सेंसिटिव टॉपिक होता है, मेरे इलाके के आए हुए लोग हों ना सराकी बेल्ट से, वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, बड़ा नाप तोल के बोलना पड़ता है कि कहीं की भी बात, उनको छोटी सी बात भी महसूस कर रहा है तो पूरे शहर में वो फिर गिला होता है, जी हम गए थे, देखें ये हुआ वो, बड़ा रिजर्व होकर बोला। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जी बच्ची तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब बच्ची का मसला नहीं होगा, बाकी चीज़ें मैंने समझा दी, ये पढ़ना, ये करना, ये करना, ये हो गया। तो कल आप लोगों को घुमाते फिराते हैं, लाहौर की सैर कराते हैं। कहते हैं हाँ यार भाई यही चाह रहे थे, ज़रा घूम फिर भी लें, बच्ची का मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। तो मेरा यही था, मैंने कहा यार खुद चलते हैं मलिक साहब के पास, मलिक साहब को तकलीफ़ नहीं देते, थोड़ा घूम भी लेंगे, तो कल का यही प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। प्रोग्राम तय हुआ जी, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला और दाता दरबार, ये जगहों पे चलते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। ओहो, मैं मिक्स कर गया, सॉरी, मुल्तान आए हुए थे, मुल्तान के दरबार पे, क्योंकि लाहौर भी रहा हूँ तो लाहौर की चीज़ें जहन में याद आ जाती हैं। मुल्तान जी दरबार पे चलेंगे, दरबार पे किले पे चलेंगे और वहाँ सारा देख के आते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। वही एक दमदमा उसको बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, मुल्तान का जो है जगह, वहाँ पे किला भी है जो अब कुछ टूटा फूटा थोड़ा सा रह गया हुआ है। वहीं पे एक नीचे शॉप भी है जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था हमने शॉपिंग करनी है, वहाँ पे बहुत मट्टी के बर्तन के बने हुए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। और वहीं पे दरबार भी है, हज़रत शाह शम्स का दरबार है और भी हैं वहाँ पे। तो वहीं का प्रोग्राम बना जी, वो घूमते फिरते। मैंने कहा जी ठीक है, क्योंकि लाहौर का भी याद कराइएगा, मैं भूल जाऊँगा। लाहौर के भी वाक़यात हैं, एक फ़ैमिली का इसी तरह का वाक़या मुझे याद आ गया, उनके साथ भी मैं इस तरह फिर घूमने फिरने गया था, दाता दरबार ये वो मुझे याद कराइएगा। वहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आए लाहौर में। तो मैंने कहा जी कल घूमने चलते हैं। कल याकूब साहब ऐसे मौक़ों पे, क्योंकि वो फैमिली जहाँ पे होती थी तो मैं उनको साथ रखता था एज ए ड्राइवर के तौर पे। वो बहुत नेक, नमाजी, परहेजी और 5 वक्त तहज्जुद गुज़ार, कोऑपरेटिव थे, सारे कोऑपरेटिव थे, वो सबसे ज़्यादा ज़रा थे। याकूब साहब को मैंने अगले दिन कहा जी आप तैयार रहिएगा, ऐसे फैमिली को घुमाने जाना है। उन्होंने कहा जी ठीक है। हमने गाड़ी ली, फैमिली को हम घुमाने फिराने के लिए चले गए और एक टाइम आ गया, अब खाना खाना था। तो मैंने कहा जी क्या खाएं पिएंगे, अब मैं मेज़बान था, मैं उनको खिला पिला रहा था। तो मैंने कहा जी क्या खाएं पिएंगे, तो खालिद साहब कह रहे हैं नहीं मलिक साहब। मैंने कहा तकल्लुफ़ नहीं करें, अब मेरे मेहमान हैं, जो खाना पीना। एक जगह पे एक एहतमाम हुआ खाने पीने के लिए। मसला ये था, खाने पीने के लिए उस खातून को, जो उनकी वाइफ थी, उनको नकाब उतारना पड़ता, मेरे सामने बैठ के उनको खाना खाना पड़ता और नकाब उतारना पड़ता। तो खालिद साहब ये सिर्फ देख रहे थे कि कहीं उसके शोहर को कोई एतराज़ तो ना हो, लेकिन वो शोहर पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके थे कि नहीं यार ये बंदा बहुत वो है। मेरी बहुत रिस्पेक्ट शुरू हो गए थे उनके चौधरी साहब। कह रहे जी नहीं यहीं बैठ के खाते हैं। मैंने उनको इशारों में कहा आप लोग उधर बैठ जाइएगा, हम लोग इधर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी इधर ही बैठेंगे, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल मुतमईन हो गए थे मेरे ऊपर। तो ड्राइवर भी हमारे साथ बैठा, मेरा ड्राइवर कभी अकेला नहीं खाना खाता था, मैं उसको साथ बिठा के खाता था, खिलाता था। तो खाना एक ऑर्डर कर दिया गया। वहाँ पे याकूब साहब भी साइड पे बैठे, मैं बैठा, खालिद साहब थे, चौधरी साहब, उनकी बीवी और बेटी। और जब खाना लाया गया तो उसके बाद उनकी वाइफ ने नकाब उतार दिया। उनकी वाइफ ने जैसे ही नकाब उतारा, खाना खाना शुरू किया। खाना खाते हुए आपकी निगाह तो पड़ती है, इंसान है, कैसे पॉसिबल है कि आप एक दूसरे को देखेंगे नहीं, खाना खाते हुए निगाह पड़ जाती है। स्पेशल नहीं तो निगाह तो एक दूसरे को बंदा देख ही लेता है। जब खाना खाते हुए मेरी उनकी वाइफ पे निगाह पड़ी तो मुझे झटका लग गया। ओए होए, मैं कहा ये क्या हो गया। मैं तो समझा था मामला कुछ और, मामला कुछ और निकला है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, यंग लड़की थी, शक्ल सूरत अच्छी थी, जिसामत अच्छी थी उसकी, सेहतमंद लड़की थी, लेकिन नए नक्श अच्छे थे। बहुत हसीन व जमील नहीं, नए नक्श अच्छे थे, अट्रैक्शन थी उसके अंदर। लेकिन मैं एक लम्हे में चौंक गया। मैं कहा ये क्या है। मैं खाना खाया, क्योंकि मैंने उसको देखा अब था, उससे पहले मैंने उसको नहीं देखा था। अब आंख भर के देखा था। आंख भर के देखना कहते हैं कि सामने बैठी है तो एकदम देखा। क्यों देखा वो भी मैं बताता हूँ। उसने झटके लिए थे, जब उसकी बेटी को पकड़े थे उसने झटके लिए थे। मेरे जहन में था इसने झटके क्यों लिए, मैंने इसलिए उसको देखना था। और जब मैंने उसको देखा तो पहली निगाह ही उसके चेहरे की तरफ गई, वजूद पे नहीं गई, चेहरे पे गई। तो एकदम से मुझे लगा ओए होए, इसके साथ तो मामला है। ये मुझे कह रहे हैं इसके साथ मामला नहीं है। तब मैंने फिर उसको भरपूर तरीके से देखा कि ये क्या है। खाना खा लिया, घूमे फिरे। वापस जब उनको घर छोड़ने के लिए गए ना तो बच्चे अंदर चले गए। मैंने कहा खालिद साहब एक बात सुनिए। कहते हैं हाँ। मैं कहा खालिद साहब इनकी जो वाइफ हैं, हमारी भाभी हैं, उनके साथ जिनात का मसला है। ये क्या कह रहे हो मलिक साहब। मैं कहा जी सही कह रहा हूँ, उनके साथ जिनात का मसला है और
ये मैं आपको कहूँ, उनकी बेटी फिर एक दफ़ा वो हो जाएगी जब तक इसकी माँ ठीक नहीं होगी। तो इसका क्या हल है? मैंने कहा जी आज रात को बिठा लें, जागिएगा, मैं लेट आऊँगा लेकिन आज रात को ही करेंगे। कह रहे फिर मेहरबानी करें, कल की हमारी वापसी की तैयारी थी। मैंने कहा नहीं, कल वापस नहीं जाएंगे आप लोग, इधर ही रहेंगे। कह रहे हैं यार वो पीछे काम है, आपको पता है मामला आता है। मैं कहा नहीं, अभी सुकून मारें, नहीं तो ये बच्ची का फिर आपको मसला हो जाएगा, मुझे गिला ना दीजिएगा। वो डर गए। उनसे मशवरा किया तो उन्हें कहते हैं नहीं जी हम रह रहे हैं, मलिक साहब आप जब कहेंगे हम तब जाएंगे। मैं कहा ठीक है। मैं ऑफिस गया, उस दिन लेट हो गया, मैं नहीं आ सका। अगले दिन जी मैंने कहा जब मैं सुबह सुबह उठूंगा ना उसी वक्त ही हम ये करेंगे। मैं अगले दिन उठा, नाश्ता मंगवाया गया, नाश्ता खाया। उसके बाद अब पर्दा नहीं कर रही थी वो मुझसे, उनकी बीवी ओपन हो गई थी। हमने नाश्ता किया। मैंने चौधरी साहब को कहा जी आप भी इधर बैठिए, खालिद साहब आप इनके इधर साथ बैठ जाइए, या इनकी बेटी को आप उठा के बाहर ले जाइए। बेटी मानूस थी उनके साथ, बेटी वो खालिद साहब लेके बाहर चले गए। शोहर और बीवी मेरे सामने बैठ गए। वो पूरा प्रोसीजर जो एक पढ़ाई वाला होता है वो मैंने सारा तैयार कर लिया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर ही मुझे अभी पढ़ते हुई थी उसकी बीवी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, उसके वजूद को झटके लगने शुरू हो गए। और जैसे ही झटके लगने शुरू हुए एकदम से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई और उसका शोहर भी डर गया कि ये हुआ क्या। मेरी बीवी को बिल्कुल नॉर्मल बंदी थी, उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई और उसने यूं आंखें खोल के मुझे देखना शुरू कर दिया जैसे अभी मुझे वो खा जाएगी। शोहर डर गया, मेरी तरफ देखे कि भाई मैं क्या करूं। मैंने उसको यूं इशारा किया, रिलैक्स तू बैठा रहा है। वो डर गया कि मुझे पढ़ ना जाए। इतनी उसका चेहरा खौफनाक लाल सुर्ख उसकी आंखें हो गई थी कि वो बहुत डर गया था। उसने इस तरह बेटी का देखा था, वो बीवी का तो डर गया। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखना शुरू किया और मैं पढ़ना शुरू हो गया। मैं पढ़ता गया। उसके अंदर से ना आवाज़ें आनी शुरू हो गई, ओ अजीब सी आवाज़ें। अब वो डरे कि इसको पकड़ूं या क्या करूं। मैंने कहा तू बैठा रहा, तू अपनी जगह से ना हिल। मैं पढ़ता गया। मैं कुछ चीज़ें जो पहले समझ गया था ना वो सारी मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। मैंने पढ़ते उसको पूछा कौन है तू। जब वो हाजिरी हो गई मैं उसके साथ हम कलाम हुआ। मैंने कहा कौन है तू, वो नहीं बोला। मैंने पानी का छींटा उठाया, ऐसे हाथ में पानी भरा, मारा उसके मुंह पे, तो वो चीखो पुकार उसने शुरू कर दी। एक मर्दाना सी आवाज थी उसके अंदर। फिर मैंने कहा बोल या दोबारा फेंकूं, तो वो बोलने के लिए तैयार हो गया। मैंने उससे फिर पूछा कौन है तू। वो मुझे कहता है तू क्या चाहता है। भारी भरकम आवाज होती है, जिस वक्त औरत के अंदर से मर्द बोलता है ना, आवाज होती है तो क्या चाहता है, इस तरह की आवाजें निकल रही होती हैं। वो बंदे का गला वो हो जाए इस तरह, मैं ज्यादा उस तरह करके दिखाऊंगा मेरा गला रह जाएगा। वो भारी भरकम आवाज होती है, डर लग जाता है। मैंने कहा मैं तुझसे ये चाहता हूं, क्यों है इसके अंदर, किसने भेजा है तुझे। चुप। फिर मैंने छींटा मारा। वो बहुत ही बदतमीज किस्म का था जो तामन करने को तैयार नहीं था। 2-3 छींटे मारे, रुक। मैंने कहा मैं तेरा बंदोबस्त करता हूं। फिर मैंने जब एक थोड़ा सा पढ़ा तो वो डर गया। तो मुझे कहता रुक जा, बोली जाए रुक जा। अच्छा मैं रुक गया हूं, बस अब बोल जो कहूं। मैंने उससे 2-3 सवाल पूछे। चौधरी साहब उन सवालों पे चौंक गए क्योंकि किसी की पर्सनल कहानी है, इसलिए वो नई सवाल बता रहा। मैं कहा अब तू जाएगा और दोबारा वापस इसके साथ कभी नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा है ठीक है। मैंने कहा चल ये पानी पी। कह रहा नहीं पानी नहीं पीऊंगा। मैं कहा पानी पिएगा, तेरा बाप भी पिएगा। मैं फिर जनूनी हालत में आ जाता। मैं कहा तेरा बाप भी पिएगा कि नहीं। मैंने इस गिलास जो हाथ में पकड़ा हुआ था ना, जग भरा होता है, इसमें से पानी गिलास पूरा का पूरा उसके वजूद पे फेंक दिया गुस्से में। मैंने कहा आएगा कि नहीं, पिएगा कि नहीं। तो वो चीखना शुरू हो गया, पीऊंगा। मैंने गिलास भरा, उसके शौहर को दिया। मैंने कहा इसको पिलाओ। उसके शौहर ने गिलास उसको पढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, टेढ़े मेढ़े हाथ थे, वो नहीं पकड़ पा रही थी औरत। तो उसके शौहर ने मुंह के साथ गिलास लगाया और वो घटाघट उसने सांस नहीं लिया, एक सांस में पी लिया। और जैसे ही पिया, परात मैंने मंगवाई थी, एक स्टील की परात होती है ना जिसमें आटा गूंथते हैं, एक परात पड़ी थी। वो परात मैंने उधर सामने रखी थी। उसके शौहर को कहा वो उठाओ, पीछे से उठाओ। वो दीवार के साथ मुझे आज भी याद है, कोना था, कोने के साथ रखी थी। उसने उठाई, मैंने इसके आगे रखते।
उसने वो परात उसके आगे जैसे रखी है ना, अब वो वॉमिट वाले में स्टाइल में आ रही है, ओ कर रही है। और एकदम से जब उसने वॉमिट की है, बालों का गुच्छा, शायद मेरे पास कहीं तस्वीर भी पड़ी होगी, अल्लाह करेगा, मेरे बहुत पुराना मोबाइल था, मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा उसकी, मेरे पास आज भी वो तस्वीर है बालों के गुच्छों की। वो बालों का गुच्छा उसके मुंह से निकल रहा है यार। उसके शौहर की हालत ख़राब, वो कांपना शुरू हो गया। उसके शौहर कहता है मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मैं कहा आप बाहर चले जाएं, आप बाहर चले जाएं। वो बहुत गंदे तरीके से खून था, और खून के साथ एक गुच्छा था बालों का, और वो ऐसा गुच्छा था कि वो बाल ऐसे निकल रहे हैं और अभी तक अंदर हैं, निकल रहे हैं अभी तक अंदर हैं। उसके शौहर को बाकायदा उल्टी आनी शुरू हो गई थी। वो मुझे इस तरह इशारा किया कि मुझे कुछ हो रहा है। मैंने कहा बाहर चले जाए। बाहर चला गया, वो उसने बाहर निकाल दिया। वो सारा गुच्छा जो था वो अभी वो कर रही है, हाथ नहीं खींचने लगा, वो कर रही है, वो कर रही है, और वो एंड पे आके फंस गया, थोड़ा सा कुछ अंदर रह गया। मैंने एकदम दरवाज़ा खोला, मैं कहा आप लोग साइड पे रहिएगा, करीब ना आइएगा, मुझे कोई स्टिक पकड़ा दें, कोई इस तरह की लकड़ी से पकड़ा दें। उन्हें एक स्टिक कोई भी चीज़ तरह की पकड़ा दी, और मैंने पकड़ के वो जो गुच्छा था उसको लकड़ी के साथ खींच के ना उसके मुंह से नीचे फेंक दिया। उसके बाद दोबारा एक पानी का गिलास भरा। मैंने कहा चल अब दोबारा पी, सुकून, रिलैक्स। इधर भी कुछ और चीज़ें हुई थी जो मैंने उसको नॉर्मल किया, और उसके बाद वो झटके उसके वजूद को लगने शुरू हो गए, और उसके बाद वो गिर गई। मैं उठा, उठते ही मैंने हाथ शाथ अपने साफ़ किए, तो उसका शौहर डरा हुआ बाहर बैठा हुआ, कहते क्या हुआ। मैं कहा रिलैक्स, अभी आपने नहीं करना, मुझे थोड़ा सा और करने दें। वो देख चुका था कि बंदा बहुत पहुंचा हुआ है, इसने जो किया कर दिखाया, और वो बड़े फ़ैन हो गए थे मेरे बहुत ज़्यादा। तो मैं बैठा रहा, थोड़ी देर के बाद मैं उठा हूँ, और उसके बाद अंदर गया हूँ, दरवाज़ा खोला, देखा अभी तक वो बेहोश है। मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने कहा वो होश में आ जाए, ज़रा नॉर्मल हो, मुझे अभी ज़रा पूरे मुकम्मल करने दें। उसके बाद थोड़ी देर के मैं उठाऊँ, फिर जाके झांका तो वो उठ के बैठी हुई थी, ऐसे हाथ पीछे रखे हुए थे, ऐसे दोनों हाथ पीछे रखे हुए थे और यूं करके बैठी हुई थी। मैं अंदर उनके कमरे में गया, मैंने उनको मुखातिब किया। मैंने कहा मेरी आंखों में देखिएगा और बात कीजिएगा, झूठ ना बोलिएगा। ये आपके मुंह से निकाला है मैंने, ये जो थाल में पड़ा है गुच्छा, और मैं समझ गया हूँ। अब मुझे अब सारी कहानी बता दीजिए। आपका शौहर बहुत दूर है, वो नहीं सुन रहा, खुल के मुझे कहानी बता दीजिए, नहीं तो याद रखिएगा मैं आपके शौहर को बुला के मैं बता दूंगा, मैं सब जानता हूँ, बताइए। वो मुझे इस तरह निगाहों से देख रही है, इल्तिजाया निगाहों से, कि मेरे घर को बचा लो यार, नहीं मेरी इस राज को राज रखो। मैंने कहा हाँ मैं देखूंगा इसको क्या करना है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, अब मेरे कब्जे में हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या करना है। मुख्तसर जी उसने मुझे बताया कि वो एक लड़के को पसंद करती थी, उन दोनों का आपस में चक्कर था, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। रिश्ता आ गया इस बंदे का, वो लड़का गरीब था, रिश्ता आ गया बड़ी उम्र के शौहर का, चौधरी था, दौलत थी, बहुत कुछ था। वालिदैन ने लालच में आके ज़बरदस्ती इसको मान दिया, शादी कर दी। वो नहीं करना चाहती थी। शादी तो इसकी हो गई, एक बच्ची तो हो गई, लेकिन मुसलसल उस लड़के के साथ इसका ताल्लुक था, ये उसके साथ मिलती थी। और वो लड़का अब इसको मशवरे दे रहा था कि फ़लाँ पीर है, उसके पास चलते हैं और चल के तावीज़ कराते हैं, और शौहर को ये खिला और ये पिला और ये कुछ कर। ये लड़की और लड़का वहीं एक पीर के पास गए, पीर को सारी कहानी बताई। पीर ने कहा हो जाएगा। उसने कहा ये मेरा शौहर खुद ब खुद ऐसी मौत मर जाए कि किसी को पता भी ना लगे। उसने कहा इतने पैसे लगेंगे, मैं कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। उस औरत ने अपनी ज्वेलरी बेची, बहुत बड़ी अमाउंट थी, उसने ला के पीर को दे दी। पीर ने कहा ठीक है तुम आ जाना। अब उसको पीर ने उसको कहा तुम दोनों का काम हो जाएगा, बस लड़की को तुम आ जाया करो मेरे पास। लड़की को एक दफा पीर ने अकेले बुलाया, अकेले बुला के उसने कहा शैतानी अमल है, ये करना पड़ेगा, इस अमल के बाद तुम्हें तावीज़ दूंगा जो अपने शौहर को पिलाओगी, ये करोगी वो करोगी, तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। शैतानी अमल ये था कि मैं अमल करूंगा और उस अमल में मैं नहीं हूंगा, मेरी जगह पे एक और जिन होगा, मेरे अंदर आ जाएगा। वो जिन जो कुछ करेगा तुमने उसको रोकना नहीं है। क्या कर लोगी? उसने कहा हाँ, लेकिन मुझे सोचने का टाइम दें। ये बाहर निकली है, लड़के से बात की है कि ऐसे ऐसे मामला है, वो इस तरह करना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि भाई जिन करेगा, पता नहीं ये ना हो मेरी इज्जत ख़राब ना हो जाए। वो उसने कहा यार हमें जान छुड़ानी है, शादी करनी है। लड़के को अब लड़की के साथ साथ दौलत भी नज़र आ रही थी,
क्योंकि वो उसको पढ़ा रहा था कि चौधरी से चीज़ें अपने नाम करवा ले, क्योंकि वो कह रहा था कि उसके बच्चे कल को खुदा ना खासा चौधरी को कुछ हो गया तुझे तो निकाल फेंकेंगे, बड़े बड़े बच्चे हैं, 50-55 साल उसकी उम्र है, तू कहाँ खड़ी होगी। तो उसने चौधरी को कह के कुछ ज़मीनें अपने नाम करा ली थी। अब वो इस लड़का था कि चौधरी मरे बाकी सब कुछ मेरा है। उस लड़के ने उसे कहा मान ले उसकी कोई बात नहीं, उसने उसको कायल कर लिया। वो लड़की उस लड़के के कहने पे सब कुछ कर रही थी। आमिल ने उसे बुलाया, आ जाओ। ये आमिल के पास गई है, शाम का टाइम है। उस आमिल ने उसे कहा कि जो मैं तुम्हें कहता जाऊं वो तुमने पढ़ते जाना है। मैंने पूछा आमिल क्या पढ़ रहा था? उसने एक सराइकी में एक जुमला बोला, एक सराइकी का एक था, वन तू वसवन तू कर सारे चक्कर बांध तू जेड़ा खावे पेर मरे ना आवे, इस तरह की कुछ लफ्जिंग थी, मुझे आज भी याद है। वन तू वसवन तू कर सारे चक्कर बांध तू जेड़ा खावे पेर मरे, मतलब ऐसे कुछ पढ़ने के लिए था। पीर साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया, उसके सामने बैठ गए और इस अंदाज में बैठ गए कि मैं अब पढ़ता जाऊंगा तो मैं नहीं रहूंगा, जिन आ जाएगा और वो जो जो कुछ कहेगा, जो जो उसकी ख्वाहिश होगी तुमने उसको रोकना नहीं है और उसके बाद वो जिन तुम्हारा काम कर देगा। पढ़ते रहे आमिर साहब के अंदर कहती हैं कि जिन आ गया और उसके बाद उनकी आवाज़ बदल गई, वो भारी आवाज़ में बोलना शुरू हो गए और उसके बाद जिन साहब ने ऐसे हाथ ऊपर करके यूं करते वहाँ करते, यूं करते, आला लाला करते, और जिन बड़े तैश में आया हुआ था, बड़े जुनून में या यूं या वो कर रहा था सारा कुछ। उसके बाद उस जिन ने अपनी कमीज़ फाड़ दी बकायदा, जो उसने कुर्ता सा पहना था वाइट कलर का, वो कहती है बारीक सा, उसने ऐसे फाड़ दिया। और उसके बाद ऐसे करते करते वो जिन साहब जो हैं उनके करीब आ गए उस लड़की के। वही आमिल है लेकिन जिन आया हुआ है उसके अंदर, उसके करीब आ गए और उसके बाद उनको देखते रहे और कहते हैं उसके बाद मेरी कमीज़ फाड़नी शुरू कर दी। मैं डरी हूँ, और मुझे कहानी सुना रही है अपनी, मैं डरी हूँ। और ये मैं बाहर देख चुका हूँ, उनके शौहर ना सुने, पहले मैं कहानी सुन लूँ। कहती है मैं डरी हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरा तो वो कह चुका था जो जिससे मैं शादी करना चाह रही है कि जिनको करने देना हमारी शादी तो हो जाएगी। उसने मेरी कमीज़ फाड़ दी, यहाँ तक कि मेरे कपड़े सारे उसने उतार दिए। अब मेरे वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था, मैं लेटी हुई थी। एक काली चीज़ थी, जैसे कोयले होते हैं ना, कोयले, इस तरह की कोयले की तरह चीज़ थी, बदबूदार कोई। वो उसने एक प्याले में उठाई और उससे उंगली डबो के ना मेरे सीने और पेट के ऊपर ऐसे कोई निशान मारता गया, अजीब सा कुछ लिखता गया। उस कालक टाइप सी चीज़ थी और उसके ऊपर ऐसे वो लिखता गया और ऐसे बनाता गया, मेरी टांगों पे भी ऐसे बनाता गया। उसने ऐसे टांगों पे बनाए, मेरे जिस्म पे ऐसे सारे निशान बनाए और उसके बाद एंड उसने उसके जिस्म को हासिल किया। उस जिन ने आखिर में क्या किया कि उसकी इज्जत लूट ली। इज्जत नहीं लूटी, वो जिन असल में अमल कर रहा था कोई। और कहती है वो जो आमिल था उस अमल के दौरान भी, वो जो मेरे साथ जिनसी ज़्यादती कर रहा था, एक गलत काम कर रहा था, उस वक्त भी वो अपनी हरकतें ये वो इस तरह कर रहा था कि जिस तरह जिन हो, वो जिन कर रहा था। वो कहती वो आमिल था ही नहीं और ऐसे वो असल में मेरे साथ वो गलत काम नहीं कर रहा था, जो गलत काम होता है, वो असल में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। और इस अंदाज में वो आपको सारा मैं बता नहीं सकता क्योंकि फैमिलीज देखती हैं, वो पूरा उसने मुझे सीन बताया। वो इस अंदाज में उसने मंत्र पढ़ा, ये किया वो क्या, असल में उसने उसके साथ गलत काम किया, उसकी इज्जत के साथ खेला। और उसके साथ फिर बैठ गया, कुछ देर बैठ गया और फिर कोई मंत्र पढ़ता रहा, फिर कुछ ये करता रहा, वो करता रहा, और थोड़ी देर के बाद फिर से उसने उसके साथ यही काम किया, मंत्र कर के। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हो कि वो एक मर्द है और वो कोई जिन नहीं है, उसके अंदर कोई हाजिरी नहीं है और तुम्हारे साथ ये कर रहा है? कहती नहीं, उसकी आवाज़ बदली हुई थी और वो जब मेरे साथ वो कर रहा था, वो गलत काम नहीं कर रहा था, वो वाकई लगता था उसका कोई काम कर रहा है। क्योंकि कोई गलत काम करता है पता लग जाता है, वो गलत काम नहीं, वो कोई पढ़ रहा था, वो कुछ कर रहा था। स्किप करता हूँ इसको, यहाँ पे कम बता रहा हूँ। उसने जी उसके साथ 2 दफ़ा इस तरह किया और उसके बाद फिर वो जब आहिस्ता आहिस्ता वापस बैठा, पढ़ता रहा और उसके बाद नॉर्मल हो गया। और उसके बाद नॉर्मल होके कहता है वो चला गया है, तुम इधर ऐसी क्यों लेटी हुई हो? आमिल को कह रहा है तुम ऐसी क्यों लेटी हुई हो?
उसने कहा, वो एकदम से उठ के बैठ गई, कहती नहीं नहीं कपड़े पहनो मेरे आगे, कपड़े पहनो, ये मेरे आगे इस तरह मत लेटो, तुम्हें पता है हम इस तरह के लोग नहीं है, हटो हटो हटो, यूँ करना शुरू हो गया, हटो जल्दी से कपड़े पहनो, मेरे आगे इस तरह ना हो। यानी वो उसको शो करा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, वो जिन ने किया, मेरे आगे कपड़े पहन के बैठो, मैं तो देख भी नहीं सकता तुम्हें। उसने जल्दी से कपड़े पहने और उसको कहता है, अच्छा मेरे अंदर हाजिरी में आगे थे, वो आगे थे हमारे, वो फलां, एक नाम लिया उसने एक शैतान का, वो आगे थे। उन्होंने कहा हाँ जी वो आगे थे, अच्छा मुझे दिखाओ, उन्होंने वो सारे नक्श बनाए ना तुम्हारे ऊपर। अब वो उसने जिस्म ढांपा हुआ है और उसने कहती है मैंने उसको फिर नक्श दिखाए, दोबारा जिस्म खोल के, हाँ हाँ ये वही है, ठीक है बंद करो, जाओ जाओ अब इसको साफ़ कर लो। वहाँ पे बाकायदा उन्होंने शावर लिया और वो आके बैठ गई। उसके बाद फिर से वो कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद कुरानी आयात पढ़ रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह। ये सब कुछ करके कह रहे मैं अब पढ़ लूँ, हमारे जो हैं वो चले गए हैं। और फिर वो पढ़ता रहा, अमल करता रहा, जो जो उसने करना था। फिर उसी वक्त उसने लोबान जला लिया और उसके धुआं करता रहा, धोनी देता रहा कि आप धोनी लें, और धोनी देता रहा। उसके बाद फिर उसने कुछ तावीज़ निकाले, उसी धोनी के ऊपर तावीज़ों को घुमाता रहा, तावीज़ों को घुमा के उन तावीज़ों पे लिखा और उसके ऊपर शक्लें बताई शैतान की, सारा कुछ बनाया। और उसके बाद उसको बंद करके कहता है इसको पी लेना, ये शौहर को पिला लेना। उन्होंने कहा जी वो कैसे? कहता है कोई बर्तन लेना शीशे का, उसमें इस तावीज़ को डाल के एक दिन पूरा रख देना, रात सारी ये भगोया रहे, वो भी उसके अंदर रात सारी भगोया रहे, और उसके बाद अगले दिन ये वाला तुमने पी लेना पानी, ये वाला शौहर को पिलाना है। और उसने 6 उसको इस तरह के तावीज़ दिए अपने पीने के लिए, 6 तावीज़ दिए अपने शौहर को पिलाने के लिए। उसने कहा जी ठीक है। उसने कहा 7वें दिन मेरे पास आना। उसने कहा जी ठीक है। वो गई जी, वो अपने शौहर को 6 दिन इस तरह पिलाती, रात को मर्तबानों में तावीज़ डबो के छुपा के रख देती थी, सुबह उठ के खुद भी पीती थी, शौहर को भी पिलाती थी। 7वां दिन आ गया। 7वें दिन ये उसके पास गई है, वो लड़का भी साथ गया है, वो जो जिससे वो शादी करना चाहती थी। ये दोनों गए हैं और उस दोनों ने वहाँ जाके इंतज़ार किया। उसने कहा आप बैठ जाएं, आपका काम एंड पे होगा। बाकी लोग भी उसके पास आए हुए थे। जब ये एंड पे बैठ गए हैं तो उसने कहा है, आमिल ने लड़के को कहा कि तुम ज़रा बाहर बैठो। वो बाहर गया है और उस लड़की से कहा है मैं ये तुम्हें कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ, ये खा लो। वो कह रहा है अजीबो गरीब सी चीज़ थी, मुझे नहीं पता वो क्या थी, मैंने अजीबो गरीब सी चीज़ खाई है। तो उसके बाद लड़के को भी अंदर बुला लिया, उसको भी वो खाने के लिए दिया है। ऐसी थी जैसे चूरी होती है ना, चूरी रोटी को तोड़ तोड़ के डाला होता है, उसमें चीनी भी डाली होती है, उसमें अजीबो गरीब, लेकिन मीठा जायका नहीं था, चीनी भी थी, अजीबो गरीब कड़वा जायका था। चीनी होने के बावजूद मुंह में चीनी आती थी, फिर भी कोई कड़वा जायका था। दोनों को उसने वो चीज़ दे दी। पहले उस लड़की को खिलाई, फिर उस लड़के को खिलाई, थोड़ी देर वो बैठे रहे और उसके बाद दोनों को ऐसे ना चक्कर से आने शुरू हो गए। वहीं बैठे बैठे दोनों गिर से गए। थोड़ी देर के बाद लड़की पहले उठी है और उसको महसूस हुआ है कि आज उसके फिर वजूद के साथ कुछ हो चुका है। समझ गए होंगे आप, उसके वजूद के साथ फिर वो खेल चुका है। लेकिन वो चुप रही। लड़के को पीर सामने बैठा हुआ था, उसको कहता है तुम होश में आ गई? आज फिर वो आए हुए थे, उस जिन का नाम लिया, वो आए हुए थे, इसको जगाओ, इसको नींद आ गई थी, रिलैक्स रहो, तुम्हारा काम आबान करीब होने वाला है, तुम्हारा शौहर मरने वाला है। लड़का भी उठ गया जी, दोनों उठ गए और उसके बाद इन्होंने इजाज़त ली, पैसे भी लिए उस पीर ने दोनों से, हर चक्कर पे पैसे लेता था। ये दोनों आ गए। कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी के साथ मामला होना शुरू हो गया। उसकी बेटी के साथ अजीब सा होना शुरू हो गया और बेटी के साथ इस तरह अजीब होना शुरू हो गया कि वो परेशान होने शुरू हो गए। एक बात वहीं पे मुझसे जो छुपा गई थी, मैं तो सब कुछ जानता था, मुझे छुपा नहीं सकती थी। मैंने उसको, जब मुझे पूरी कहानी उसने सुना ली, करी, उसके बाद बेटी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा मेरी बात सुन, अब तो मैं तुझे थप्पड़ भी मार सकता हूँ, क्योंकि तूने सारी कहानी बता के जो मुझसे झूठ बोला है वो तो बताया नहीं। वो तुझे जो काम कराता रहा है वो बता। एकदम चौंकी है, कहती है क्या मतलब? मैंने सारा बता दिया। मैंने कहा वो गलीज जो काम तुझसे कराता रहा है ना, ये तो तूने बता दिया कि उसने जिन ने आके तेरे साथ वो कर दिया, मुझे ये नहीं सुनना था, मुझे ये बताना था वो तुझसे गलीज जो काम कराता रहा है वो बता। वो उसके ऊपर वो मैंने बता नहीं सकता। एक मुकद्दस किताब के औराक लेके वो उसके साथ कुछ गलत कराता रहा है उसके साथ।
और किताब से मुराद ये मुसलमानों की या किसी मज़हब की वो जो हमारी कुरान है या इस तरह की किताब नहीं, एक और किताब। और उसके साथ जब उसने कराया उससे, उसने जो कुछ किया मैं खैर यहाँ नहीं बता सकता, और उसके बाद से ही उसके घर के अंदर हालात इस तरह के हो गए थे, उसकी बेटी के साथ भी होने शुरू हो गए थे। वो एक शैतानी अमल था, वो एक काले जादू का अमल था जो उससे कराया गया था, और उसके गलीज़ खून से, औरत का वो जो ख़ास खून होता है उस खून को वो लाई थी और उस खून से उसने कराया था। तभी उसके बाद इसके अंदर भी हाज़िरी होनी शुरू हो गई थी और इसकी बेटी के साथ भी होना शुरू हो गया था। जब मुझे सारी कहानी बता चुकी और मैंने सुन ली, जो उसने छुपाया था उसने मुझे वो भी बता दिया। मैंने कहा तूने छुपाया था लेकिन मैंने पता था मुझे, अब मुझे बता क्या करूं मैं तेरा। शादी नहीं करनी थी तो उसी वक्त तू कह देती नहीं करनी, शादी हो गई, सब हो गई, अब आके तू ये तमाशा कर रही है। उस बेचारे का क्या कसूर है जो बाहर बैठा है? वो तो तुझ पे जान निछावर करता है, वो ज़मीनें तेरे कहने पे तेरे नाम कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, तू उसको मारने पे तुली हुई है। ये तो तुझे अल्लाह माफ़ करे तो करे, मैं तो तुझे माफ़ नहीं कर सकता, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? तो अल्लाह से माफ़ी मांग, तूने किया क्या है? तुझे पता है क्या होने जा रहा था? तेरी बेटी मरने वाली थी, तू खुद मरने वाली थी, तूने वो अमल कर लिया, वो तो बाद में मरेगा। अब वो रोए, अब रोई जाए, रोई जाए, रोई जाए, डर है कि अब तो घर ख़त्म, अब तो पता लग गया, सारी कहानी होगी, मुझे अब कहे मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पे हाथ रखती हूँ। मैंने कहा आमिल बता, आमिल कौन है? उसने कहा जी फ़लाँ फ़लाँ आमिल है, एड्रेस बताया, सारा कुछ बताया। मैंने कहा तौबा कर खुदा से, ताकि खुदा तुझे माफ़ कर दे। बाकी कहती है मैं बुला के तेरे शौहर को सारी कहानी सुना देता हूँ। कहती है खुदा का वास्ता है मेरे शौहर को नहीं बुलाना, खुदा का वास्ता है मेरे शौहर को नहीं बुलाना। तो मैंने कहा क्या करना है? कहती है मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसी के साथ रहना है। मैं कहा ठीक है। वो लोग चले गए जी, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। वापस चले गए, मैं कुछ दिनों तक वापस गया, वहाँ खाले साहब को मैंने साथ लिया। मैंने कहा इधर आए। मैं कहा खाले साहब आपके साथ खुल के एक बात करनी है। जो बीवी है ना उनकी, वो किसी और के साथ है, उसने बताया नहीं है, वो अभी भी उसकी दिल लगी उसके साथ है। आप समझदार बंदे, आप फैसला करें, मुझसे नहीं हो रहा, सीधी सी बात है, मुझसे फैसला नहीं हो रहा। उसने ये सारा कुछ इसलिए किया, वो एक आमिल के पास भी किया और आमिल को पकड़ना है हमने, और उस आमिल के ज़रिए वो शौहर को मरवाना चाह रही थी। फ़लाँ फ़लाँ लड़का है, उसके साथ शादी करना चाह रही है। मैं ना भी बताऊं तब भी रब के यहाँ मुजरिम बनता हूँ, गुनहगार बनता हूँ। बताऊं तब भी किसी का घर टूटता है, मैं मुजरिम बनता हूँ। मुझसे नहीं फैसला हो रहा, इसलिए एक आप हैं जिसको बीच में राजदार बना रहा हूँ कि क्या करूँ। कुछ देर सोचते रहे, समझदार बंदे थे खालिद साहब। कहते हैं नहीं यार आपने अच्छा किया, ना बताते तो ये बड़ा जुर्म होता, ये ना बताते तो ये बड़ा जुर्म होता। बताना ठीक है। मैंने कहा मुझसे फैसला नहीं हो रहा था कि मुझे ये था बताता हूँ इसको तलाक हो जाएगी, नहीं बताता तो भी खुदा का मुजरिम हूँ कि जो किसी के साथ इस तरह कर रही है, सारा कुछ कर रही है, पता नहीं आगे क्या कर गुजरे। मैं तो इसको अभी से भेज दूंगा, आगे पता नहीं क्या कर गुजरे, हर वक्त तो मैं मौजूद नहीं हूँ। वो सोचते रहे। मुझे कहते हैं नहीं, मुझसे बड़े थे उम्र में, खालिद साहब एजेड थे। कहते हैं नहीं मलिक साहब आपने बता के ठीक किया है, अल्लाह के यहाँ ये ज़्यादा पसंदीदा अमल है, इस वक्त इसको छुपाना गलत होता, वरना मैं भी आपकी जगह पे होता फंस जाता, लेकिन ठीक है ये बताना ठीक है। अब वो चाहती क्या है? मैंने कहा जी उसी लड़के से शादी। तो कहता है फिर तो मेरे ख्याल में इनको रखना आपस में गलत होगा। मैंने कहा जी वो भी यही कहती है, मैंने उसी के साथ ही रहना है, मैं इसीलिए सब कुछ कर गुजरी हूँ। मैंने सारा बता दिया। जो एक आमिल के पास गई है और आमिल के पास 2 दफ़ा उसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी है। कह रहे नहीं फिर मेरे ख्याल में मैं उनको एतमाद में लेता हूँ और मेरे ख्याल में फिर इनको आज़ाद कर देना चाहिए। मैं कहा जी बाकी मामलात आप देख लें, मैं इस तरह फंस गया हुआ हूँ कि दिल में रखता हूँ तो फटता हूँ, निकालता हूँ तो फटता हूँ, अभी आपके ऊपर है। उन्होंने आपस में मशवरा किया, मैं उन्हीं दिनों उधर ही था, तो एक रात खाने पे मुझे बुलाया, वहीं पे मैं घर गया हुआ था, एक हम होटल पे बैठे, उनके शौहर भी थे, वो भी बैठे, और शौहर मुझे मुखातिब कहते हैं मलिक साहब आपने बहुत अच्छा किया बता के। मैं भी इस रिश्ते पे खुश नहीं था, बस ये इन लोगों ने मिल के कर दिया। मैं चाहता था मेरी हम एज हो, बच्चे की मुझे ख्वाहिश थी, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं थी, तो ये अब इससे मेरी बेटी हुई है। बेटी मैं अपने पास रखूँगा, जो मैंने इसको ज़मीनें वगैरह दे दी ये भी मैं इसको दे दूँगा, और मैं इसको छोड़ने लगा हूँ। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे बता दिया। इस बेटी के लिए मुझे और शादी करनी पड़ी और माँ देखनी पड़ी, मैं ज़रूर देख लूँगा, लेकिन इस बच्ची को अपनी पालूँगा। ऐसी माँ के हवाले नहीं कर सकता। बाकी वो जाए, उसने शादी करनी है नहीं करनी, उधर रहे।
मैंने माफ़ी मांगी उनसे, मैंने कहा जी मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फंस गया था, ना बताता तब भी जुर्म होता। तो मुझे कहते हैं सारी बातें हो गई। आमिल का मैंने कहा जी वो पकड़ना है उस बंदे को। हम लोग आमिल के पास गए, वहाँ पे रश पड़ा हुआ था, उन तक पैगाम पहुँचवाया गया। उसको ये किसने कहा कि वो जो टीवी वाला नहीं है, मेरा बताया गया उन्हें, वो जो टीवी पे था वो आया हुआ है, उसको शक पड़ गया। हम बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद कहते हैं जी आ रहे हैं। बाकी लोग भी बातें करते हुए निकलना शुरू हो गए, पता नहीं पीर साहब कहाँ चले गए हैं। और जब हमारा पैगाम उन तक पहुँचाया गया तो मैंने अपने नाम से पहुँचाया था। उनको जी मदर मलिक कह रहा है मैंने तुमसे स्पेशल मिलना है, ज़रा अलग से मुझे टाइम चाहिए, इन लोगों के साथ टाइम नहीं चाहिए। मुझे बुलाया गया, कहते हैं जी उनको बैठने दें, पीर साहब कह रहे आप आ जाएं। मैं कही चलें 1 मिनट आप बैठें, मुझे अंदर जाने दे। मैं अंदर गया और मैंने जाते उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा यार तू पीर बना हुआ है, मैं तुझे टीवी पे भी चलाऊंगा, मैं तेरी माँ बहन भी करूंगा, तू लोगों के साथ ये कर रहा है। फलां नाम की एक औरत तेरे पास आई थी, तूने क्या किया उसके साथ? कहता नहीं 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, एकदम ना जज्बाती हो गया। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सारा बताता हूँ, मैंने नहीं किया 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये कह के ना वो अंदर गया है प्रूफ लेने के लिए। मैं खड़ा रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, काफ़ी देर हो गई, किधर गया प्रूफ लेने के लिए। तो मैं बाहर निकला हूँ, खालिद साहब को मैंने इशारा किया, मैं कहा इधर हैं। कहते हैं हाँ। मैं कहा जी प्रूफ लेने गया, इसको पकड़े ना, मुझे कोई प्रूफ देना चाह रहा है। स्किप कर रहा हूँ यार यहाँ पे भी। बहरहाल वो भाग गया था वहाँ से, उसको पहले से कोई शक पड़ गया था। और जैसे मैंने उसको इशारा दिया, उसने कहा मैं प्रूफ देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया है, उसका लड़का उसके साथ था। इस तरह की उसने बात है, क्योंकि किसी की इज्जत का सवाल है ना, अभी भी मामला तो है, मैं इसलिए छुपा रहा हूँ। बार वो भाग गया, उन्होंने बड़ा ट्रेस किया, उसके बाद वो शहर छोड़ के भाग गया था, निकल गया था वहाँ से। तो उसके बाद जो चौधरी साहब थे उन्होंने उसको तलाक दे दी थी, और वो खुशी खुशी तलाक लेने पे तैयार थी कि हाँ मुझे तलाक दे दें, मैंने उस लड़के के साथ रहना है। और चौधरी साहब ने उसको तलाक दे दी, और जो ज़मीनें उसके नाम की थी, मेरा मशवरा ये था कि इसे वापस ले ली जाए। उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि इन्होंने झूठ बोल के एक शरीफ बंदे से ज़मीनें हथियाई हैं, और ये मकसद इनका ज़मीनें हथियाना था नहीं, ये आप इनसे वापस लें। बेटी उन्होंने वापस ले ली थी। उन्होंने कहा जी हम इस पे चलें, अमल करते हैं। मेरा मशवरा था इनसे ज़मीनें वापस नहीं, तो चक्करबाज लोग हैं, इन्होंने ये चक्कर, उस लड़के ने ये सारी गेम खेली है, उसको पकड़वाना चाहिए। शरीफ बंदे थे, वो भी इज्जत पे बात नहीं आना चाहते थे। बहरहाल इसको भी मैं ठपता हूँ। बहरहाल उस लड़की को उन्होंने तलाक दे दी थी। और वो जो चौधरी साहब है उन्होंने बाद में शादी कर ली थी, बेटी उनके पास है। और मैंने खालिद साहब से एक टाइम आया, स्टोरियाँ जब मैं सुनाता हूँ तो उनसे मेरी एक दफ़ा बात हुई, और मैंने कहा यार वो कहानी मेरी ज़िंदगी की बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, अगर आपकी इजाज़त तो मैं सुना दूँ किस दिन शो में अपने। कहते हैं यार ना सुनाओ, बड़ा गलत हो जाएगा। मैंने कहा यार देखें आपका नाम भी बीच में नहीं आएगा, चौधरी साहब का नाम तो बीच में है ही नहीं, तो ये किसको पता लगना है? तो इस तरह की कुछ हमने बातें की। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार फिर ये वाली बात यूँ कर देना, ये वाली बात यूँ कर देना, ये वाली यूँ कर देना, फिर सुना देना। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने ये चेंजिंग की आज इसके अंदर, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजिंग की, लेकिन स्टोरी यही थी जो असल में थी, और उनकी वो ख़त्म हो गई। तो इस कहानी को मैंने किस तरह का ना सबक आमोज़ है। लोग आमलों के पास जाते हैं, मैं मुसलसल मेरा रूहानियत पे टॉपिक पता है क्यों है? मैं ख़ुद वज़ाइफ करता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, मैनिफेस्टेशन करता हूँ, मेडिटेशन, मुराकबा, वज़ाइफ, ये सारा क्यों? और फिर लोगों को सिखा भी क्यों रहा हूँ कि यार किसी आमिल के पास जाएंगे, आमिल ऐसा करते हैं, उसने बहुत कुछ गलत किया था जो मैंने तकलीफ़ ना हो, मे भी हो सकता है मेरी कहानी ना सुने, मैंने बड़े अरसे बाद ये कहानी सुना रहा हूँ, हो सकता है वो ना सुने, लेकिन ये डर भी होता है ना कि कहीं सुन ही ना लें, सुन लिया तो उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। इसलिए मैं कहता हूँ खुदारा बचें इन चीज़ों से, इन लोगों के पीछे ना जाएं, खुद अपना इलाज करें, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपना इलाज करें। आमिल इस तरह करते हैं। और रहेगी वो छोटी बच्ची जो शुरू में मुझे नज़र आई थी, जो मुझे भी समझ नहीं आई थी, वो मुझे आज तक नहीं समझ लगी वो कौन थी, किस तरह नज़र आई, क्या हुई, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस पर मैंने तवज्जो भी नहीं थी, काम में इस तरह बिज़ी हो गया। आज बड़े अरसे बाद वो कहानी याद आई है तो मेरे दिमाग में सवाल गूंजा है कि यार वो क्या था, क्योंकि उन दिनों में वज़ाइफ में मैं भी अभी बहुत कुछ सीख रहा था, इतना नहीं सीख पाया था। बहुत पुरानी बात है, अब तो कई साल हो गए हैं, अब मैं बहुत कुछ और सीख चुका हूँ, रूहानियत में बहुत आगे जा चुका हूँ। उस वक्त अभी हर वक्त उस्ताद साहब के साथ राब्ते में होता था, हर चीज़ पूछता था, हर चीज़ सीखता था।
तो वो पूछ भी नहीं सका, उनसे पूछता वो बता देते। उस तरह मेरा भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि राज की रिकॉर्डिंग होती थी, प्रोडक्शन देखनी होती थी, बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती थी, तो इसलिए वो फिर टाइम भी नहीं था। तो एक और कहानी, एक बड़ी ज़बरदस्त अभी इसी कहानी के दौरान याद आई है, बड़ी खौफनाक, इससे भी खौफनाक कहानी। लाहौर वाली जो मैंने कहा ना, एक फैमिली आई थी, इस तरह उनको मैं घुमाने गया था, उनका भी इस तरह का केस था। लोग आते हैं मिलने के लिए, स्पेशल आते हैं कि जी जब काम करवाने के लिए वो स्पेशल मेरे पास आते हैं, तो इस तरह के मामले होते हैं, वो इससे भी खौफनाक है, वो याद आ गई। वो इंशाल्लाह आपको अगली दफ़ा सुनाऊँगा। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए। अगर आप कहानी भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे स्टोरी को लिख के भेज सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में लिख के भेजिए। लेकिन जब आप उसको भेज देंगे लिखे हुए को, तो एंड में आपने जाके लिखना है स्टोरी, STORY, या उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं। लास्ट में आपने सबसे अलग मैसेज लिखना है स्टोरी का, उसको आपने भेजना है। और कहानी के शुरू में अपना नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, हर चीज़ आपने रियल बतानी है। और ये भी बता देना है कि मैं कहानी में फर्जी बताऊं या रियल बताऊं। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9231365500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +9231365550। आज की हॉरर स्टोरी से मजल मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।